चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में दो क्वेश्चंस की हेड पॉइंट्स याद की थी। एक था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और एक था इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस की ट्रिक थी जेपी के दो सन है। जे के ऊपर कौन सा था? जॉब अपॉर्चुनिटीज। पी के ऊपर प्रॉफिट। एस के ऊपर थे सोशल बेनिफिट और कौन सा था एस के ऊपर? सक्सेस। वेरी गुड। ओ के ऊपर दो कौन से थे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरा ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड। और लास्ट एन के ऊपर नेसेसरी इन एवरी फील्ड था और नेशनल मोटिव था। ये हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किए थे? सिर्फ हेड पॉइंट्स। आज उसके अंदर का कंटेंट हम लोग रीड करेंगे। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने नोट्स के अंदर हर एक जो लाइन है, हर एक हेड पॉइंट है, उसके अंदर कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं। जो भी बोल्ड करे हुए हैं आपके पास, जो नोट्स हैं जो भी बोल्ड करे हुए हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हेड पॉइंट इन लोगों ने दिया है, मतलब टेक्स्ट बुक के हिसाब से, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। आप लोग याद रखना, आप लोग ऊपर नीचे इनको कर सकते हो। चलो, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस में जरूरत नहीं है, वो हर एक्टिविटी में जरूरत है। एग्जाम्पल इन लोगों ने दिए हुए हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑल एक्टिविटीज। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर जो भी काम होता है वो हर जगह पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ पैसे यानी बिजनेस में चाहिए। मैनेजमेंट आपको हर जगह पे क्या होगी? उसकी नीड होगी। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे भी वर्ड्स बोल्ड करे हुए हैं। एक ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और फंक्शन, ये वर्ड आपके आंसर में आने चाहिए। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो मैनेजर करता क्या है? मैनेजर का मेन काम है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, मतलब उसके पास लैंड है, कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, वर्कर्स है, मशीनरी है, 6M जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन प्लीज वर्ड याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में 12th के आने ही वाला है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मुझे उनका क्या करना है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। मैं अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूंगा तो मेरे रिसोर्सेज का क्या होगा? कोई भी वेस्टेज होगा नहीं। थर्ड, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर मैंने मैनेजमेंट को ढंग से यूज किया तो मेरे सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो रिलायंस ने भी टारगेट रखा है कि अपना प्रॉफिट 10% बढ़ाए, टाटा ने भी रखा है। दोनों में से किसका टारगेट अचीव होगा? जिसकी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो आपको टारगेट्स अचीव कर पाओगे। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, अच्छी मैनेजमेंट होना जरूरी है। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बार बार रिपीट होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि अगर आपको आपकी कंपनी में ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होगा। बेस्ट यूटिलाइजेशन तब कर पाओगे जब आप क्या कर रहे हो? अच्छे से मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। फोर्थ, यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। याद रखना, जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में कब लिख पाओगे? तभी लिख पाओगे जब अंदर का कंटेंट समझ में आ रहा है आपको और कीवर्ड्स आपको याद है। तो यूजफुल फॉर सक्सेस, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, कि भाई मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए की अच्छी मैनेजमेंट है, मतलब वो लोग सोच समझ के हर एक चीज का डिसीजन लेते हैं, हर चीज टाइम पे होती है। मिस्टर बी का कुछ भरोसा नहीं, कभी अच्छा प्रोडक्ट बनता है, कभी खराब प्रोडक्ट बनता है, मतलब उसमें मिसमैनेजमेंट बहुत है। तो फ्यूचर में 5 years 10 years डाउन द लाइन किसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा है? उसी के सक्सेस के चांसेस ज्यादा है जहां पे क्या है? ज्यादा बेटर मैनेजमेंट है। in a in the success of business unit, contribution of management is more compared to other elements। के दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में मैनेजमेंट ज्यादा ज्यादा जरूरी है। मैं अगर आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दूं, ए और बी, दो रेस्टोरेंट है।
ए ने आपको खाना प्रोवाइड किया, खाने का टेस्ट ऑसम था, जो भी आपने ऑर्डर किया उसका टेस्ट ऑसम था, लेकिन वहां पे जो है आपको 30 मिनट्स लाइन में वेट करना पड़ा, बैठ गए, उसके बाद आपकी 2 बार है ना टेबल चेंज करी, वेटर जो था आपसे रूड था, काफी रूडली बिहेव कर रहा था। और बी, यहाँ पे खाने का टेस्ट ओके ओके था, लेकिन आप गए ऑन द स्पॉट, आपको टेबल मिल गई, वेटर आपसे काफी अच्छे से बात कर रहा था, मींस मैनेजमेंट ढंग का था। आप कौन से रेस्टोरेंट में वापस जाना चाहोगे? भले किसी रेस्टोरेंट में कितना भी अच्छा खाना हो, लेकिन कोई आपसे डिसरिस्पेक्ट से बात करे, 1 घंटा आपको वेट करवाए, तो वहां पे जाने का मतलब नहीं है। तो ऐसे काफी बार हुआ है मार्केट में कि किसी का प्रोडक्ट अच्छा है, ए का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन बी की मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी है। ए का प्रोडक्ट अच्छा है, बी की मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी है, तो बी को ज्यादा सक्सेस मिलेगी। इसमें से मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप में से कोई आगे चल के सीए करेगा, अगर आप में से आगे चल के क्या करेगा, कोई सीए कर रहा है, तो सीए में 2 बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, जेके शाह और नवकार। ये दोनों बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं दोनों। जेके शाह के टीचर्स की क्वालिटी बेस्ट है, जेके शाह की टीचर्स की क्वालिटी बेस्ट है, नवकार के भी अच्छे हैं, लेकिन जेके शाह टॉप पे है। नवकार में मैनेजमेंट बेस्ट है, कि कभी भी लेक्चर जो होंगे वो कैंसिल नहीं होंगे, कोर्स टाइम पे होगा, एकदम अच्छी मैनेजमेंट है। और आज के टाइम में आप खुद गैस करो, आपके काफी सारे है ना कजिन्स कलीग्स जाते होंगे ट्यूशंस, कहाँ ज्यादा जाते हैं? नवकार में जाते हैं या जेके शाह में जाते हैं? या आपको क्या लगता है किसको सक्सेस ज्यादा मिलती होगी? ऑब्वियसली नवकार को। क्लियर? इवन एमबीए के इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है कि एंडेवर जो है, एंडेवर करके जो है वो एमबीए की प्रिपरेशन करवाता है, तो वहां पे भी यही है कि भाई मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, भले प्रोडक्ट ठीक ठीक हो तो भी सक्सेस मिलेगी। तो सक्सेस और फेलियर वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपकी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है, एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग इनटू प्रॉफिट मेकिंग। कि आप लोग कुछ भी बोलो कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, 2014 के पहले रेलवे जो है बहुत लॉस में जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो प्रॉफिट में आ गया, बिकॉज एक अच्छा रेलवे मिनिस्टर जो है वो इंडिया को मिला, तो मैनेजमेंट अच्छी हुई, तो चांसेस इंक्रीज हुए। आगे, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये खुद से रीड करो और चैट में क्लियर भेजो। लास्ट लाइन का मतलब मैं समझा रहा हूँ, इस लाइन को छोड़ के पहले 2 पॉइंट्स रीड करो और क्लियर भेजो। ओके, काफी को क्लियर आ गया, ध्यान देना लास्ट लाइन। Therefore it is rightly said, ये लास्ट लाइन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इज द बैरोमीटर फॉर एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। कि प्रॉफिट जो है वो बैरोमीटर है। बैरोमीटर का मतलब क्या हुआ? एक तरीका जिससे हम लोग क्या करेंगे, जज करेंगे, एक तरीका जिससे हम लोग जज करेंगे कि कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल है और कौन सा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं वेट एक बैरोमीटर है, ये देखने का कि पर्सन कितना हेल्दी है, भाई हम लोग गेस कर सकते हैं ना कि भाई किसी पर्सन का वेट जो है उसका 95 या 100 केजी के आसपास उसका वेट है, तो वो इतना हेल्दी नहीं। तो वैसे ही प्रॉफिट एक मेजरमेंट है, बैरोमीटर है। किसके लिए बैरोमीटर है? कि सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही। आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। मिस्टर ए जो है वो 1 लाख रुपीस कमा रहा है, मिस्टर बी ₹3 लाख कमा रहा है। मिस्टर ए 1 लाख कमा रहा है, मिस्टर बी 3 लाख कमा रहा है। कौन सा अच्छा बिजनेसमैन है, ए और बी? कितने टाइम का प्रॉफिट? अरे कुछ भी हो, महीने का हो, साल का हो, क्या फर्क पड़ता है? ओके, काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं बी। अगर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूं, मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए लगाए हैं, फिर वो 1 लाख कमा रहा है। मिस्टर बी ने 50 लाख रुपीस लगाए हैं, फिर वो क्या कर रहा है, 3 लाख कमा रहा है। अब कौन अच्छा बिजनेसमैन?
अभी भी मिस्टर बी बेटर। प्लीज तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो। कौन सा ज्यादा बिजनेसमैन सक्सेसफुल है? ये ज्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज ज्यादा पैसे कमा रहा है ना। आई अग्री कि भाई सर ये 1 लाख से 5 लाख के ऊपर कमा रहा है, ये 20% पे है और वो 3 लाख 50 लाख पे, उसका परसेंटेज काफी कम है। हमने मिस्टर ए को बोला कि तू कम पैसे लगा, हमने मिस्टर ए को बोला कि तू कम पैसे लगा, किसी ने उसको बोला कि तू कम पैसे लगा, जा मार्केट से लोन ले, मार्केट से जाके लोन लेके और पैसे लगाए बिजनेस में, उसको अपने बिजनेस के ऊपर इतना भरोसा है तो। याद रखना कभी भी 1 मार्क में ऐसा कोई क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको करवाया, आपको हमेशा किसको देखना है? प्रॉफिट को ही देखना है, बाकी कंफ्यूज करने के लिए देंगे। जैसे बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन पूछा था, मिस्टर ए और मिस्टर बी ये 1 लाख कमा रहा है, ये 1,20,000 कमा रहा है, लेकिन इसका बिजनेस जो है 50 साल से चल रहा है और इसका बिजनेस 10 साल से ही चल रहा है, कौन सा अच्छा बिजनेसमैन है? आंसर बी ही लिखेंगे। भले वो 50 साल से चल रहा है, उसकी मार्केट में गुडविल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस में आपको जज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज योर प्रॉफिट। तो एग्जाम में उनका बोर्ड का क्वेश्चन समझ में आया सबको? बोर्ड का क्वेश्चन क्या था? यस और नो? बोर्ड का क्वेश्चन नंबर ऑफ इयर्स के ऊपर था और मैंने क्वेश्चन क्या दिया? इन्वेस्टमेंट के ऊपर दिया। तो प्लीज कभी भी आंसर ऐसे नहीं लिख के आना कि भाई मिस्टर ए जो है यहाँ जिसने कम पैसे लगाए हैं वो ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन है। जिसका प्रॉफिट ज्यादा, बस आपको फाइनल वो ही देखना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना। चलो, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैनेजमेंट इज एफिशिएंट। अगर मैनेजमेंट आपकी काफी अच्छी है, अगर आपका बिजनेस जो मैनेज करें वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग क्या करेंगे? कंपनी को उस तरीके से चलाएंगे कि कंपनी में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। जैसे कल काफी सारे लोग चैट में भेज रहे थे कि सर अगर हमारी कंपनी जो है वहां पे मैनेजमेंट अच्छी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारा बिजनेस एक्सपांड होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा तो क्या होगा? और न्यू ब्रांचेस बनेंगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। वैसे ही मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो हमारी ब्रांचेस क्लोज होंगी, हमारी जो ब्रांचेस हैं वो क्या होंगी? क्लोज होंगी। आप कभी भी है ना YMCA क्लब या फिर है ना राजपथ क्लब के यहाँ पे जो कैफेज हैं वो जाके देखो, वहां पे लॉकडाउन की वजह से पिछले साल में 70% कैफेज क्लोज हो गए। रीजन यही कि उनके यहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी कि जो डिलीवरी का सिस्टम रन कर सके। आगे, सोशल बेनिफिट। अब सोशल बेनिफिट को इंपॉर्टेंट टिक कर देना 2 मार्क्स के लिए। एग्जाम में काफी बार सिर्फ सोशल बेनिफिट को 2 मार्क्स में अलग से पूछते हैं। पॉइंट क्या है? एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं सोसाइटी के लिए करते हैं, पूरा फोकस हमारा किसके ऊपर होता है? सोसाइटी के ऊपर होता है। बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, के सोसाइटी की चीजें को यूज करके ही हम लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, तो सोसाइटी हमारे लिए काम कर रही है। तो बिजनेस अगर सक्सेसफुल होगा तो उसको भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ वो हेल्प करेगा। सिंपल लॉजिक है। अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा टैक्स पे करूंगा, ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ, ज्यादा डोनेट कर रहा हूँ, ज्यादा चीजें क्या कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ। तो बिजनेस जो है अच्छा कमा रहा है तो आगे चल के वो कम कॉस्ट के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, रीजनेबल रेट पे सोसाइटी को दे सकता है, पूरे सोसाइटी का हेल्प कर सकता है। लास्ट है नेशनल मोटिव। जैसे मैंने कहा था कल आपको कि कल उठ के अगर इंडिया में और अच्छे मैनेजर्स आ जाए, देखो आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि सबसे फेमस कंपनीज कौन सी है? एप्पल, गूगल, ठीक है, इवन माइक्रोसॉफ्ट। ये 3 बड़ी कंपनीज के सीईओ आज के टाइम में कौन है? इंडियंस है। लेकिन ये वो इंडियंस है जो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, यूएसए में काम कर रहे हैं। तो सोचो, सुंदर पिचई जैसे लोग जो हैं, जो गूगल के सीईओ है, अगर वैसे लोग इंडिया में ही काम करते, गूगल के जैसा कोई है ना ब्राउजर इंडिया में बना देते, मतलब सर्च इंजन इंडिया में बना देते, कल उठ के कोई अमेजोन जैसी सर्विस जो है वो इंडिया में प्रोवाइड करे, तो इंडिया कितना आगे निकल जाएगा। तो इंडिया अगर नेशनल मोटिव हमारा है कि इंडिया डेवलप हो, तभी हो पाएगा जब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैनेजमेंट जरूरी है अगर किसी कंट्री को डेवलप होना है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ
इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करके पूरा आंसर हमने कंप्लीट किया। 8 के 8। अब सुनो, बोर्ड का रूल क्या है? बोर्ड का रूल है अगर 2 मार्क्स का आंसर हो, ये कहीं पे प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ये पूरे है ना आपको 12th में काम आने वाला है, इको और ओसी दोनों के लिए। अगर 2 मार्क का है, बोर्ड के रूल के हिसाब से आपको मिनिमम जो है 4 to 5 पॉइंट्स लिखनी है, मैक्सिमम आपको 8 to 9 पॉइंट्स लिखनी है। अगर 3 मार्क का आंसर है, मिनिमम 8 to 9 पॉइंट्स लिखनी है, मैक्सिमम 1 पेज या 1.5 पेज तक जाना है। 5 मार्क का आंसर है, 2.5 पेज मिनिमम है और 4 पेज मैक्सिमम है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना ही नहीं, बोर्ड ने क्लियर कहा है कि 5 मार्क्स के आंसर में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और एक डायग्राम, कोई भी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज करते हैं इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का पूछने नहीं वाले, बट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन लोगों ने पूछ लिया 5 मार्क्स में, सपोज करते हैं पूछ लिया। आप इंट्रोडक्शन में मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दोगे। इंट्रोडक्शन में मैं आंसर का फॉर्मेट बता रहा हूं कैसे लिखोगे एग्जाम में। इंट्रोडक्शन में मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दोगे, फिर है ना आपका इंपॉर्टेंस को पहले स्टेट करोगे या फिर डायग्राम बनाओगे। सर डायग्राम कैसे बनाए? अरे डायग्राम बहुत सिंपल होता है, बीच में ऐसे एक सर्कल बना दो, लिख दो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर ऐसे कहते हैं ना सूरज के किरणों के जैसे फालतूगिरी जो आप लोग करते थे वो कर लेने का। यहाँ पे पहला जे के ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज, पी के ऊपर प्रॉफिट, समझ में आ रहा है? डायग्राम लेकिन बनाना पड़ेगा। तो 5 मार्क में पहले इंट्रोडक्शन, फिर आप एक डायग्राम बनाओगे जिसमें सारे पॉइंट्स आपने स्टेट कर दिए, फिर ये 1 से लेके 8 सारे एक्सप्लेन करोगे और कंक्लूजन लिख दोगे। कंक्लूजन में यही लिख देना कि इंडिया को अगर सक्सेसफुल होना है या कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत हमेशा होगी ही होगी। समझ में आया सबको? यस और नो? 5 मार्क का आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम में? डायग्राम प्लीज हमेशा बनाना, कभी गलती नहीं करना कि 5 मार्क के आंसर में आप डायग्राम नहीं बनाओ। देखो आपकी 11th की प्रॉपर एग्जाम नहीं हुई थी, आप सबको पता है, लेकिन जिन स्कूल में अगर थोड़ी भी ढंग से एग्जाम हुई होगी या आपको पेपर चेक करके मिले होंगे इवन 11th के, काफी बार आपने ऐसा नहीं देखा होगा, आपने डिट्टो टेक्स्ट बुक में से कॉपी मार के भी लिखा होगा तो भी टीचर ने आपको क्या किया होगा? 5 मार्क का आंसर है 3 मार्क्स दिए होंगे। आपने डिट्टो टेक्स्ट बुक का या नोट्स का कॉपी किया होगा तो भी। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज 5 मार्क के आंसर में आपको कंपलसरी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये सब लिखना पड़ेगा, तो ये प्लीज हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। चल पहले इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, फिर ये आपकी ट्रिक थी। इसकी ट्रिक क्या थी? सॉरी मैंने ट्रिक शो कर दी, ट्रिक फिर भी एक बार चैट में भेजो, देखें कितनों को याद है। एक, दो, तीन, ओके सबको याद ही है। डोंट गेट अ हग इन कोविड। कोविड में हग लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब एक एक करके देखते हैं। पहले चलो हेड पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज ही कर लेते हैं। डी के ऊपर कौन सा था? डी के ऊपर डिसीजन प्रोसेस। वेरी गुड, कुछ लोग डिसीजन की स्पेलिंग गलत भेज रहे हो। ओके, डोंट गेट, जी के ऊपर गोल ओरिएंटेड, डोंट गेट अ। ग्रोइंग करके कुछ नहीं है यजुर, ए के ऊपर आर्ट्स। एच ह्यूमन प्रोसेस, यू ये आपके स्क्रीन के ऊपर है यूनिवर्सल। दूसरा जी पहले गोल था, फिर दूसरा है ग्रुप इन कोविड। लास्ट सी के ऊपर कौन सा है? कंटिन्यूअस। ओके काफियों को याद है। बस मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे पहले लेक्चर में पढ़ रहे हो वैसे पूरा करना, जैसे आप सबको याद है बस वैसे याद रखना। अब तो सिर्फ 2 हमने ट्रिक्स सीखी हैं, ऐसे हर चैप्टर में 5-6 ट्रिक्स होंगी, तो टोटल आपके पास 100-150 ट्रिक्स हो जाएंगी, तो उन सबको याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। पहला यूनिवर्सल प्रोसेस,
तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हर जगह पे अप्लाई होगा। तो जैसे वहां पे नहीं था नेसेसरी इन एवरी फील्ड, बस उसके जगह यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, यूनिवर्सल प्रोसेस, कि ये सिर्फ इंडस्ट्रीज में रिक्वायर्ड नहीं है। सोशल और रिलीजियस फील्ड में आपको चाहिए, मतलब मंदिर बनाना है या कुछ करना है, मैनेजमेंट चाहिए। एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट चाहिए, आर्मी में चाहिए, एजुकेशन में चाहिए, हर जगह पे मैनेजमेंट की नीड है। आगे, मैनेजमेंट एक्टिविटीज सीन इन द यूनिट्स ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट के, हर एक फील्ड में भी है, हर एक डिपार्टमेंट में भी है। सेकंड है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, के मैनेजमेंट एक टूल है, एक तरीका है गोल को अचीव करने के लिए, कि मैं एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहता हूं, क्यों, ताकि मेरा जो गोल है प्रॉफिट कमाना वो अचीव हो सके। एवरी बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, हर एक कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, किसी को सेल्स बढ़ाना, किसी का प्रॉफिट बढ़ाना, किसी को न्यू ब्रांच ओपन करना, किसी न किसी का कुछ ना कुछ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स इन अ कंपीटेंट एंड इकोनॉमिक वे, कि मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। थर्ड है ग्रुप एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा था आप अकेले बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आप एक अच्छे वर्कर हो। अगर आप अकेले बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छे वर्कर हो, लेकिन आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से काम करवा सकते हो, तो आप कौन हो, एक अच्छे मैनेजर हो। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर 2 or more people are working for accomplishment of predetermined objective, कि आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या हो रही है, मैनेजमेंट काम कर रही है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कल मैंने बताया था, एक साल हम लोगों ने टारगेट अचीव कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हर साल हम लोग टारगेट अचीव करेंगे ही करेंगे, मे भी कर सकते हैं, मे भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको हर साल कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहना होगा। जब तक कंपनी चल रही है, जब तक कंपनी चल रही है तब तक कंपनी में मैनेजमेंट की नीड होगी ही होगी। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है, इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट रुक जाएगा, आप नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलोगे। आपने 12th में टारगेट रखा था, टारगेट अचीव हो गया, फिर कॉलेज का टारगेट रखोगे, आगे करियर के टारगेट्स रखोगे, लेकिन आप टारगेट रखते जाओगे, नए टारगेट्स बनाते जाओगे हर साल का, और उसको अचीव करने का ट्राई करोगे। फिफ्थ है ह्यूमन प्रोसेस। कल देखो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट जो है उसके अंदर मेन फोकस हमेशा ह्यूमन के ऊपर होता है, कि टारगेट्स बना कौन रहा है, एक मैनेजर बनाएगा, टारगेट्स को अचीव कौन करेगा, एक वर्कर करेगा, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो टारगेट्स बनाने वाला वर्क मींस मैनेजर है, मतलब हम ऐसे समझो एक मैनेजर है मिस्टर ए, फिर एक सुपरवाइजर है मिस्टर बी, और एक है ना वर्कर है मिस्टर सी। टारगेट बनाया किसने, एक ह्यूमन बीइंग ने, मिस्टर ए ने। टारगेट को काम करवा कौन रहा है, मिस्टर बी, और एक्चुअल में काम कर कौन रहा है, मिस्टर सी। तो हमेशा ह्यूमन बीइंग्स ही फोकस में होंगे, मशीन को मैनेज नहीं करना पड़ता कभी, मशीन तो ऑन कर दो ऑफ कर दो खुद होगा, वर्कर्स को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन एलिमेंट सबसे सिग्निफिकेंट एलिमेंट है। मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर आपको मशीन को मैनेज करना है, पैसे को मैनेज करना है, ये सब हो जाएगा, वर्कर्स को मैनेज करना हमेशा कंपनी के लिए क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको बाकी सब जो होते हैं वो तो यूजलेस है विदाउट मैनेजमेंट, मतलब कि आपकी कंपनी में, जैसे मैंने कहा कि किसी होटल में अगर वेटर ढंग का नहीं है, बाकी कोई चीज काम की नहीं होगी, बिकॉज वेटर ढंग के होंगे तो ही प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। तो मैनेजमेंट इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग, इसके लिए मैनेजमेंट को एक ह्यूमन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन प्रोसेस। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो, मैनेजमेंट में हमेशा पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर होता है, हमारे कौन से कब क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा था कि अंबानी का मैंने एग्जांपल दिया था कि है ना, आपके यहाँ पे सपोज करो है ना, आप रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जियो का मैंने नेटवर्क का एग्जांपल शायद दिया था कि आपका जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा है, अंबानी को फोन करके नहीं बोलोगे कि टावर पे चढ़ के है ना टावर ठीक करके दे, नेटवर्क ठीक करके दे। ऑब्वियसली नहीं, अंबानी बैठ के डिसीजन ले रहा होगा कि कहाँ पे पैसे लगाए, कहाँ पे पैसे नहीं लगाए, किस वर्कर को हायर करे, किस पर्सन को हायर करे। मैनेजमेंट में डिसीजन लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। आफ्टर टेकिंग डिसीजन मैनेजर को देखना होगा वो डिसीजन इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। लास्ट
साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। साथ में रहना। लाइक साइंस, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल है। देखो साइंस के काफी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ग्रेविटी का प्रिंसिपल है, इसके प्रिंसिपल है। साइंस में बहुत प्रिंसिपल होते हैं कि भाई 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, H2O यानी कि पानी। वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। मैंने आपको कहा था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 2 का नाम ही क्या है, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर 2 में हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि भाई जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है कि नहीं है। कि फॉर एग्जांपल वर्कर्स को कितना बोनस दें तो वर्कर्स क्या करें, सही से फील करें, कि वो कंफर्टेबल फील। आगे, Hence, many writers consider management as science. काफी सारे राइटर्स के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। आगे, man is important factor of management. Therefore, getting work done from him requires proficiency, intelligence, cleverness and insight. कि लोगों से काम करवाना इतना इजी नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चालाक होना होगा। तो इसके लिए काफी सारे लोग मैनेजमेंट को आर्ट भी कहते हैं। तो कुछ लोग मैनेजमेंट को साइंस के जैसे कंपेयर करते हैं कि साइंस में प्रिंसिपल्स हैं तो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं लोगों से काम करवाना एक आर्ट है। अब आज के टाइम में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी बनता जा रहा है। कैसे प्रोफेशन बनता जा रहा है कि आपको क्या लगता है, आपको आगे चल के किसी रिलायंस में बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन पे जॉब चाहिए, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, एमबीए की होनी ही चाहिए। भले आपके पास सीए की डिग्री है, लॉ की डिग्री है या कोई भी डिग्री है, अगर आपके पास एमबीए की डिग्री नहीं है, आपको बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। इसके लिए आपने देखा होगा काफी सारे लोग जो होते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए आगे करते हैं। देखा है कि नहीं? बेस्ट एग्जांपल चेतन भगत, इंजीनियरिंग करी उसके बाद एमबीए किया। रीजन, एमबीए करना जरूरी है अगर आज की डेट में किसी बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए। इन रिसेंट टाइम्स मैनेजर भी ये सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं। जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन के जैसा बन रहा है कि आप लॉयर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो, वैसे ही आजकल लोग एमबीए भी बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल जो 2 आंसर्स की हेड पॉइंट्स देखे थे, आज उनके कंसेप्ट को अंदर के जो है उसको क्लियर किया। कल का आपका जो लेक्चर होगा, अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, कल के लेक्चर में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट आंसर, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। हम लोग आज का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट जो है साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में साइंस के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन 5 में आर्ट के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन 6 मैंने एक समरी टाइप दिया है साइंस एंड आर्ट का, और क्वेश्चन 7 में हम प्रोफेशन है कि नहीं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आज का कि मैनेजमेंट एक साइंस है कि नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट, साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक बॉडी और स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। कि कोई भी पर्सन साइंस में जा रहा है तो उसको प्रॉपर नॉलेज मिलती है, प्रॉपर एक सिस्टम के वे में वो नॉलेज गेन करता है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे रूल्स, प्रिंसिपल्स हम लोग बनाते हैं, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। कि साइंस के काफी सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं। आप लोगों ने न्यूटन के अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे। कॉज एंड इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ाई की होगी कि कॉज एंड इफेक्ट यानी क्या हुआ। कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी कॉज है, इस वजह से एप्पल हमेशा क्या गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो ये साइंस के प्रिंसिपल्स हैं कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O यानी कि पानी। तो ये साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो मैनेजमेंट में भी ये जो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। सर मतलब मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज्ड और सिस्टमैटिक नॉलेज है, यस। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी को आगे चल के एमबीए करना है, आप में से आगे चल के किसी को एमबीए करना है, तो एमबीए की पता है प्रिपरेशन कैसे होती है। 3 साल आपको बीबीए करना पड़ेगा, 3 इयर्स आपको बीबीए करना होगा, फिर 2 साल एमबीए करोगे। बीबीए में ये लोग सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे। एमबीए मतलब मास्टर्स होता है, उसमें आप चूज करोगे कि आपको बेस्ट क्या लगता है। मतलब आप एमबीए एचआर में करोगे, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स में, मतलब लोगों के बारे में आप पढ़ाई करोगे। आप एमबीए फाइनेंस में कर सकते हो, आप एमबीए जो है प्रोडक्शन में कर सकते हो, कॉस्ट में कर सकते हो। अलग अलग टाइप के एमबीए होते हैं।
तो जैसे साइंस में अलग अलग फील्ड है ना, कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी एक सिस्टम बना हुआ है। सर साइंस में आपने कहा प्रिंसिपल्स होते हैं, तो यस, मैनेजमेंट में भी क्या होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। साइंस में जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है, वैसे ही कॉज एंड इफेक्ट कहाँ होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट में हम लोग आगे के चैप्टर्स में ये लोग हमको बताएंगे कि वर्कर्स को अगर आप 30% बोनस दोगे तो आपकी कंपनी के प्रॉफिट के इंक्रीज होने के कितने चांसेस हैं। तो कितना बोनस देना चाहिए, कब बोनस देना चाहिए, ये सब एक रूल्स है। आपको क्या लगता है, जैसे इंडिया में सब लोग मेरे को बताना बोनस कब मिलता है। इंडिया में बोनस ज्यादातर टाइम पे वर्कर्स को कौन से टाइम पे मिलता है बोनस, फेस्टिवल्स, बट ज्यादा कौन सी फेस्टिवल होती है फेमस, दिवाली। बट है ना 31 मार्च पे क्यों नहीं बोनस देते, बिकॉज वर्कर्स को पता है कि भाई, मतलब जो पर्सन है उनको पता है कि दिवाली के टाइम पे लोग खर्चा ज्यादा करते हैं तो उनको बोनस ज्यादा चाहिए होगा। ये इंडिया का सीन है। अमेरिका में आपको पता चल गया होगा बोनस कब मिलता है। अमेरिका में बोनस मिलेगा क्रिसमस के टाइम पे। पाकिस्तान में कब मिलेगा, ईद के टाइम पे। तो ये साइंस के प्रिंसिपल जैसे होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं कि कब बोनस देना चाहिए। न्यू ईयर इंडिया के दिवाली पर होता है। यस आर्यन। आगे, लाइक साइंस मैनेजमेंट के भी खुद के प्रिंसिपल है। दो दिस प्रिंसिपल थ्रू दिस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मशीन कैपिटल मेथड इज डन। कि साइंस के प्रिंसिपल यूज करके हम लोग साइंस की कैलकुलेशन करते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूज करके हम लोग मैनेजमेंट में सेटिस्फेक्शन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का ट्राई करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज सही तरीके से यूज हो, मशीन हो, कैपिटल हो, हर चीज ढंग से यूज हो। तो मैनेजमेंट को इन्होंने क्या कहा, साइंस कहा। ये एक छोटा सा 2 मार्क्स का आपका आंसर है, इसको याद करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, स्पेशलाइज नॉलेज है। सेकंड पॉइंट, साइंस में खुद के रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं। तो पहले 2 पॉइंट्स किसके ऊपर है, साइंस के ऊपर है। फिर नेक्स्ट जो आपके पॉइंट्स हैं वो किसके ऊपर है, मैनेजमेंट के। कि मैनेजमेंट में भी साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी है, कॉज एंड इफेक्ट है। फिर फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट के भी खुद के प्रिंसिपल्स हैं। पहले 4 पॉइंट्स याद हुए सबको, पहले 4 पॉइंट सबको याद हुए। सिर्फ कीवर्ड याद रखो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, हमारे नोट्स में से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड याद रखना है। आगे फिफ्थ पॉइंट आपका है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से हम लोग करेंगे क्या, हमारे रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, कैपिटल। अगर देखो यहाँ पे वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन, अगर आपको कोऑर्डिनेशन इन सब के जगह नहीं लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो, थ्रू दिस प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव या गोल्स आर अचीव्ड, तो भी चलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 12th में इको ओसी में आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन बस जो मैंने कीवर्ड दिए हुए हैं हर एक आंसर में, मैंने आपको कहा था उस दिन, नोट्स अगर आप देखोगे, नोट्स में हर पॉइंट के अंदर कोई वर्ड बोल्ड करा हुआ है। बस आप वो बोल्ड करा हुआ वर्ड्स अगर याद रखोगे, उसके आसपास अपनी लैंग्वेज में बनाओगे, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट कैसे साइंस है। अब डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट कैसे आर्ट है। पहले आर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे आपको बैठ के ये बोरिंग सा इको ओसी अकाउंट स्टैट्स इन सब की बातें नहीं कर रहा, मैं सपोज करो बैठ के बात कर रहा हूं डांस की। ठीक है, मैं सपोज करो ये अकाउंट्स इन सब का टीचर नहीं हूं, इको ओसी का टीचर नहीं हूं, मैं डांस का टीचर हूं। ठीक है, तो मैं आप सबको क्या कर रहा हूं, डांस सिखा रहा हूं। मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं वो आप सबको सिखा रहा हूं। क्लास में 10 बच्चे हैं सपोज करो, आपको क्या लगता है हर एक स्टूडेंट जो है वो जैसे मैंने सिखाया वैसे ही डांस करेगा? नहीं। तो पहला पॉइंट, हर एक पर्सन डिफरेंट है। कोई पर्सन बहुत अच्छा हो सकता है, कोई पर्सन खराब हो सकता है, कोई मेरे से अच्छी डांस करके दिखा सकता है, जैसे मेरी डांस है, मेरे ख्याल से आप सब लोग मेरे से ज्यादा अच्छी ही करके दिखाओगे। दूसरी बात, मैं तो चलो डांस काफी खराब करता हूं, लेकिन मैं 1 महीना सलंग डांस करता रहूं,
2 महीने करूं, 3 महीने करूं, 1 साल करूं, 5 साल करूं, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, प्रैक्टिस के साथ मेरी डांस बेटर होती जाएगी या खराब होती जाएगी? बेटर होती जाएगी, होपफुली इंप्रूव होनी चाहिए। तीसरा, सपोज करो यहां पे, जैसे सपोज करो मैंने आपको कहा कोई पेंटिंग लिखो, पेंटिंग बनाओ। कोई पर्सन होगा ना जिसको घूमना फिरना पसंद होगा, वो बीचेस की पेंटिंग बनाएगा। कोई पर्सन होगा जिसको क्या कहते हैं, घूमना फिरना पसंद नहीं होगा, कोई अपना रूम पसंद होगा, वो रूम की पेंटिंग बनाएगा। किसी को कोई तीसरा पर्सन पसंद होगा तो वो तीसरे पर्सन की पेंटिंग मेरे को बना के देगा। पेंटिंग हर एक पर्सन अपने हिसाब से करेगा, यस और नो। उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से करेगा। अगर मैं बोलूं किसी को कि बुक्स लिखो, कोई आप में से लव स्टोरी लिखेगा, कोई आप में से फिक्शन लिखेगा, कोई आप में से है ना कंप्यूटर्स इन सब के बारे में लिखेगा। आर्ट में हर एक पर्सन अपना तरीके से खेलता है। जैसे अभी आईपीएल तो बंद हो गई, लेकिन क्रिकेट में देखा होगा, विराट कोहली अपने हिसाब से खेलेगा, रोहित शर्मा अपने हिसाब से खेलेगा, महेंद्र सिंह धोनी अपने हिसाब से खेलेगा। तीनों अपने फील्ड में टॉप पे हैं। तो ये जो आर्ट में चीजें हैं वो सब मैनेजमेंट में भी तो है। फॉर एग्जाम्पल्स, मैंने आपको बिल गेट्स के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिखाए। आपको क्या लगता है, आप सब लोगों ने बिल गेट्स के प्रिंसिपल पढ़ लिए, मतलब ये कि बिल गेट्स के रूल्स फॉलो करोगे तो सबको सक्सेस मिलेगी? नहीं, किसी को सक्सेस मिलेगी, किसी को सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हर एक पर्सन डिफरेंट है। दूसरा, मिस्टर ए कंपनी का मैनेजर है, अभी नया मैनेजर है, न्यू मैनेजर है, वो गलतियां कर रहा है, लेकिन 3 साल अगर उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद भी वो गलतियां करेगा या ठीक, मतलब बेटर मैनेजर हो जाएगा? 3 साल के बाद वो क्या बन जाएगा, बेटर मैनेजर। साइंस में भी, सॉरी आर्ट में भी यही था कि धीरे धीरे हम लोग डांसर बेटर बन रहे हैं तो धीरे धीरे वो मैनेजर बेटर बनेगा। वैसे ही मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को हमने कंपनी चलाने के लिए दी। मिस्टर ए अग्रेसिव नेचर का है, वो बहुत रिस्क लेने में मानता है, तो वो बहुत रिस्क लेके कंपनी चला रहा है। और मिस्टर बी डिफेंसिव नेचर का है, जब तक 100% श्योरिटी होगी तब तक वो रिस्क लेता नहीं है। दोनों को सक्सेस मिल सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, रोहित शर्मा भी सक्सेसफुल है, विराट कोहली भी सक्सेसफुल है। रोहित शर्मा छक्के मार के जिता रहा है, विराट कोहली चौके मार के जिता रहा है। हर एक पर्सन अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा ना, आपको बुक लिखने के लिए कहूंगा, कोई लव स्टोरी लिखेगा, कोई फिक्शन लिखेगा। जिसने लव स्टोरी लिखी है उसको भी सक्सेस मिल रही है, जिसने फिक्शन लिखी है, गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर जैसी बुक्स लिखी है, उसको भी सक्सेस मिलेगी। तो मैनेजमेंट आर्ट कैसे है वो रीड करते हैं। आर्ट का मतलब होता है अपनी स्किल्स को दिखाना, अपनी स्किल्स जो भी है उसको इंप्लीमेंट करना, लेकिन साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज होना। अगर आप में से किसी को भरतनाट्यम के बारे में पता है कि अगर आप भरतनाट्यम या कथक सीखने जाओगे, पहले तो 6-7 साल की उम्र से ही उसको सीखना पड़ता है, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम लगता है सीखने में। दूसरा, आप एक बार अगर ये सीख रहे हो तो पहले आपको इन सब के एक्सप्रेशन, ये सब चीजें सीखनी पड़ती है, मतलब एक थियोरेटिकल नॉलेज है। अच्छे डांस क्लास ज्वाइन करोगे, सालसा या ऐसे कुछ, तो भी पहले थियोरेटिकल नॉलेज समझनी पड़ेगी। आगे, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट, जब आप मैनेजमेंट के ये जो है अप्लाई करोगे, पर्सनल स्किल, इनसाइट, क्लेवरनेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कि मिस्टर एक मैनेजर है, उसको मैंने कोई काम दिया कि कंपनी को टेक ओवर कर, तो वो अपनी खुद की स्किल यूज करेगा, इनसाइट यूज करेगा, क्लेवरनेस यूज करेगा। वैसे ही दो डांसर्स हैं, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तो दोनों अपने अपने तरीके से क्या करेंगे, अपनी स्किल्स, अपने इनसाइट को यूज करेंगे। आगे, ओनली थियरी इज नॉट सफिशिएंट। कि आपने, मैंने डांस के बारे में बहुत कुछ पढ़ाई कर ली कि ये टाइप की डांस होती है, ये होता है, वो होता है, मैंने माइकल जैक्सन के बारे में, ऋतिक रोशन के बारे में, सबके बारे में सब कुछ पढ़ाई कर ली। जब स्टेज पे जाऊंगा डांस करने तो इन्हें जरूरी है मैं माइकल जैक्सन जैसे अच्छी डांस करूंगा? नहीं, आपको इसको अप्लाई करने भी आना चाहिए। इनसाइट का मतलब होता है आपकी खुद की नॉलेज नहीं हुई। कि काफी बार ऐसा नहीं होता है आर्यन के, आपके रूम में अगर आपकी आंखें है ना, क्या कहते हैं, आपकी आंखें बंद करके भी बता दें ये रूम में आपके हिस्से में क्या पड़ा है, आप बता सकते हो। क्यों? बिकॉज आप उस रूम में इतने टाइम में रहे हो। तो हर एक का खुद का इनसाइट होती है। इनसाइट मतलब भाई
इनर फीलिंग आप कह सकते हो। सो द मैनेजर नीड्स टू मेक नेसेसरी चेंजेस एज पर हिज पर्सनल स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। तो मैनेजर भी अपनी खुद की स्किल्स के हिसाब से क्या करेगा, चेंजेस करेगा। कि फॉर एग्जांपल के है ना, अचानक से आपका प्रोडक्ट में गवर्नमेंट ने कहा कि ये चेंजेस करो, तो अपनी स्किल, अपनी प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी मतलब होता है एफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट को ये लोग एक आर्ट से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे साइंस से हमने कंपेयर किया वैसे हम लोगों ने यहाँ पे आर्ट से कंपेयर किया। जनरली मैनेजमेंट एज एन आर्ट रीसेंट टाइम पे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वापस अभी पूछने के चांसेस कम है। सबसे इंपॉर्टेंट साइंस और आर्ट के बाद थर्ड टॉपिक मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, इसको 3 मार्क के लिए वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखी दो, उसको 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखी दो। सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आपका है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कैसे है। देखो, प्रोफेशन मतलब वो एक्टिविटी जहां पे आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए अपनी फील्ड के बारे में, ताकि आप लोगों का वेलफेयर कर सको। हम लोग बार बार मैनेजर को, मैनेजर मतलब एक एमबीए को कंपेयर करेंगे डॉक्टर के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ या लॉयर के साथ। ये 3 फेमस प्रोफेशन है, एक साइंस का है, ये दोनों कॉमर्स के हैं। तो ये 3 फेमस प्रोफेशन से हम लोग बार बार एमबीए को मैनेजर को कंपेयर करेंगे कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको अकाउंट्स की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका काम करते हैं और सामने रिटर्न में आपसे क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। आगे प्रोफेशन के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपको हम लोग डॉक्टर के जैसे तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा या एमडी की डिग्री लेनी होगी। आपको लॉयर बनना है, आपको एलएलबी की डिग्री लेनी होगी। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको आईसीआई की एग्जाम्स पास करनी पड़ेगी। तो ये सब एग्जाम पास करोगे तभी डिग्री मिलेगी। तो जैसे प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, जैसे एलएलबी का एग्जांपल दिया, डॉक्टर की डिग्री का एग्जांपल दिया, वैसे आज की डेट में आपको बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पे जाना है, आपके पास बीबीए और एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बीबीए और एमबीए की डिग्री नहीं है, कोई भी कंपनी आज की डेट में आपको छोटी पोजीशन के लिए भी हायर नहीं करेगी, बड़ी पोजीशन में तो दूर की बात है। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि मैनेजर बनना हो या कोई प्रोफेशन भी बनना हो तो दोनों में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। डॉक्टर के लिए उसकी नॉलेज चाहिए, लॉयर के लिए उसकी नॉलेज चाहिए, और वैसे ही मैनेजमेंट के लिए एमबीए की नॉलेज चाहिए। सेकंड है इंक्रीज इन नॉलेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपका ऑपरेशन हो रहा है, एक डॉक्टर है अभी अभी डॉक्टर बना है और दूसरा डॉक्टर है उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप किसको चूज करोगे, फर्स्ट डॉक्टर या सेकंड डॉक्टर को? ऑब्वियसली सेकंड डॉक्टर को। क्यों सेकंड डॉक्टर को? रीजन क्या है? एक्सपीरियंस्ड है, वेरी गुड। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक अदर प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर की नॉलेज बढ़ती जाएगी, लॉयर की नॉलेज बढ़ती जाएगी, वैसे ही मैनेजर की नॉलेज भी उसकी एक्सपीरियंस के साथ, ट्रेनिंग के साथ इंक्रीज होती जाएगी। आप नए मैनेजर हो, गलतियां करोगे, लेकिन 5 साल 10 साल में आप क्या करोगे, ज्यादा बेटर मैनेजर बन जाओगे। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट मैं साथ में समझा रहा हूं, साथ में रहना सब लोग मेरे। आपने कभी ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखी है कि भाई डॉक्टर ने, किसी ने एडवर्टाइजमेंट निकाली हो कि सर्दी खांसी अगर आपको है तो 200 रुपए, और अगर साथ में है ना क्या कहते हैं स्टमक एक है तो हम लोग पूरा 500 रुपए में दे देंगे? कभी भी किसी डॉक्टर की एडवर्टाइजमेंट देखी है टीवी पे? हॉस्पिटल की में भी देखी होगी, डॉक्टर की किसी देखी है कि ये डॉक्टर आके बोल रहा है? लॉयर की देखी है कि लॉयर बोल रहा है कि है ना क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो 500 रुपए, डिवोर्स का केस है तो 1000 रुपए, दूसरी बार डिवोर्स करवाने आए हो तो 2000 रुपए, ऐसा कुछ है? कहीं पे आपने कोई भी लॉयर की एडवर्टाइजमेंट ऐसे देखी है
जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, मेनू कार्ड पे आता है कि पिज्जा इतने रुपए का, बर्गर इतने का। कभी लॉयर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर ऐसे मेनू कार्ड पकड़ाता है आपको कि ये सारे प्राइजेस है। इसका रीजन क्या है? अब रीजन पे आते हैं, ऐसा क्यों है कि क्यों कोई डॉक्टर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है? वेरी गुड स्नेहा, मैंने शायद 11th में डिस्कस भी किया था ये। क्या रीजन है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रूल्स के अगेंस्ट है। सर ये रूल्स किसने बनाए? ये रूल्स बनाए हैं उनके एसोसिएशन ने। सर एसोसिएशन मतलब, सुनो, हर एक डॉक्टर को कंपलसरी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI कि जब तक डॉक्टर वहां पे रजिस्टर नहीं करवाएगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, तब तक डॉक्टर डिग्री अपनी यूज नहीं कर सकता। जैसे हर एक क्रिकेटर को BCCI से परमिशन लेनी पड़ती है कि कल उठ के कोई क्रिकेटर है, इंडिया का विराट कोहली है, सपोज करते हैं कल उठ के वो क्या करना चाहता है, उसको है ना थम्स अप की ऐड करनी है, उसको क्या करनी है, थम्स अप की ऐड करनी है, उसको पहले BCCI से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो कर सकता है। जैसे एक लॉयर है, उसका भी एसोसिएशन होता है, उनका होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैंने पहले ही बता दिया, ICAI। तो ये जो एसोसिएशन होते हैं वो बनाते हैं, वर्ड ध्यान से सुनना, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हुआ रूल्स। उन लोगों ने अलग अलग रूल्स बनाए हैं। जैसे CA का एक काफी फेमस रूल है, मींस मुंबई या इन सब जगह पे, कि कोई भी CA कई बड़ी कंपनी में अगर जॉब कर रहा है तो 50,000 पर मंथ से कम सैलरी ले नहीं सकता। 50,000 पर मंथ से कम सैलरी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। अब इससे, इस रूल बनाने का फायदा क्या हुआ कि मार्केट में CA की डिग्री की हमेशा डिमांड रहेगी। तो बड़े इंस्टीट्यूट्स का ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। सर मैनेजर्स का कोई है? IIM ने एक एसोसिएशन बनाया है। IIM ने ऐसे एक एसोसिएशन बनाया है जिसमें हर एक बड़े कॉलेज के MBAs जो होते हैं वो रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन CA या लॉयर या डॉक्टर में क्या है, अगर आप एसोसिएशन का पार्ट नहीं हो, आपको डिग्री काम की ही नहीं। आपने एग्जाम क्लियर कर दी, लेकिन अगर आपने उसका काम का नहीं किया, आपको, जब तक आप उसके परमिशन नहीं ले रहे हो, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। MBA के लिए कंपलसरी नहीं है IIM के उस एसोसिएशन में जाना। आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। पहले एक बार रीड कर लेते हैं अंदर का कंसेप्ट, फिर डाउट्स हो तो भेजना। पहला पॉइंट है, हर एक प्रोफेशनल का एसोसिएशन होता है। मैनेजमेंट के भी खुद के एसोसिएशन है। जैसे IIM ने एक एसोसिएशन बनाने का ट्राई किया है, लेकिन ये भले नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, यहाँ पे रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। तो जैसे CA लॉयर्स इन सब के एसोसिएशन है, वैसे मैनेजमेंट का भी एसोसिएशन आ गया है। आगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कि ये जो ऊपर प्रोफेशनल एसोसिएशन हमने बनाए, वो कोड ऑफ कंडक्ट बता दिए कि लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे बिहेव करना है। लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए फॉलो करना कंपलसरी होता है। लेकिन ये किसके लिए कंपलसरी हो गया? MBA के लिए कंपलसरी है? आंसर इज नो। MBA के लिए कंपलसरी नहीं है, उनके लिए उस एसोसिएशन में ज्वाइन होना भी कंपलसरी नहीं है। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट में किसी को डाउट? सर अगर MBA के लिए कंपलसरी नहीं है तो एसोसिएशन वाले पॉइंट का मतलब क्या आंसर में लिखने का? यश, हमारा क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन के जैसा है कि नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट सेम नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है कि एक्सपीरियंस वाली हो गई या फर्स्ट नॉलेज वाली हो गई, वो मैनेजमेंट के अंदर है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। अब तक 2 पॉइंट्स मैच हो रही थी, 2 पॉइंट्स मैच नहीं हो रही है। लास्ट पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन के मतलब सॉरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक प्रोफेशन में कुछ ना कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टर का मेन काम क्या है? पेशेंट्स को बचाना। लॉयर का मेन काम क्या है? कोर्ट में जस्टिस दिलाना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या है? कि लोग इनकम टैक्स ऑनेस्टली भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं।
हर एक प्रोफेशन को अपने खुद के प्रोफेशन के साथ लॉयल रहना पड़ेगा। डॉक्टर का हमेशा मेन काम पहले क्या होगा, क्लाइंट की जान बचाना। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी क्लाइंट्स की सारी इंफॉर्मेशन संभाल के रखनी होगी, कहीं रिवील नहीं करनी होगी। फ्रॉम दिस अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखें तो इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज डेवलपिंग। आज की डेट में मैनेजमेंट प्रॉपर प्रोफेशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रोफेशन के जैसा बनता जा रहा है। धीरे धीरे मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन रहा है। प्लीज मेरे साथ ये 5 हेड पॉइंट्स याद करने का ट्राई करो। पहली हेड पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पहली आपका कौन सी है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दूसरा है इंक्रीज इन नॉलेज। दूसरी कौन सी है, इंक्रीज इन नॉलेज। पहला मेरे साथ साथ चैट में लिखो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दूसरी कौन सी है, ये नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी। थर्ड और फोर्थ देखें। थर्ड एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, और फोर्थ उनका खुद का क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उनका खुद का क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। और लास्ट आपका क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज 5 के 5 याद करो पहले खुद से, याद हो जाए तो क्लियर भेजो चैट में। मैं ऐसे याद रखता हूं, पहले 2 फिर 2 और लास्ट 1। पहला वाला कौन सा था, चैट में भेजो जिनको याद है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा चैट में भेजो। दोनों यस नॉलेज के ऊपर है। एक है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और दूसरा इंक्रीज इन नॉलेज। थर्ड और फोर्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन और उनके कोड ऑफ कंडक्ट। और लास्ट वाला तो आप सबको पता ही है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड। चलो अब लास्ट आंसर पे चलते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट की कितनी लेवल्स होती है। देखो, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी उसको मैनेज करना उतना टफ होता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी उसको मैनेज करना टफ है। जैसे मैं रिलायंस का एग्जांपल लूं, रिलायंस में कुछ अराउंड समझो ना 30 लाख के आसपास वर्कर्स हैं। तो 30 लाख को अकेला अंबानी मैनेज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग वर्कर्स रखने पड़ेंगे। तो अंबानी एकदम टॉप लेवल पे है, उसके नीचे जो जो लेवल्स होंगी उनका नाम हमको देखना पड़ेगा। तो साथ में रहना, एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट रिमेन स्मॉल, जब तक आपका बिजनेस स्मॉल है तब तक बिजनेस को मैनेज करना बहुत इजी है। अकेले ही मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मेरा छोटा सा एक है ना किराने की दुकान है, छोटी सी है, अकेले मैनेज कर रहा हूं। दुकान बड़ी होती जा रही है, 1-2 वर्कर्स रखे हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा, डीमार्ट या ऐसी कोई जनरल स्टोर हो गया है मेरा, तो वहां पे मुझे और क्या रखना होगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे जैसे साइज ऑफ बिजनेस एक्सपांड होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ेंगे। जैसे ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, आपको एक इंसान सबको सुपरवाइज नहीं कर पाएगा, एक सुपीरियर ऑफिसर सबको सुपरवाइज नहीं कर पाएगा, सारे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब बॉटम लेवल वर्कर्स को, जो सबसे नीचे होंगे। मतलब आप ऐसे याद रखो, सीनियर जूनियर वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, कि जो ऊपर है उसके लिए आपको वर्ड यूज करना होगा सुपरवाइजर, और जो नीचे है उसके लिए वर्ड यूज करना पड़ेगा सबऑर्डिनेट। आ रहा है समझ में? तो ये ओसी के वर्ड्स हैं। अभी सुपीरियर या जूनियर, सॉरी, सीनियर जूनियर यूज नहीं करना, क्या यूज करना, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि आपको अलग अलग लेवल्स बनानी होगी डेलीगेशन के लिए। डेलीगेशन के लिए मतलब पास ऑन करने के लिए। मैं अकेला सारा काम नहीं कर सकता, तो मैं पास ऑन कर रहा हूं किसी और को। ये वर्ड का मीनिंग याद रखना, डेलीगेशन का पास ऑन। ये बहुत जगह पे आगे काम आने वाला है। लेकिन याद रखना, अगर आपकी कंपनी में 15 लेवल्स हैं,
फर्स्ट लेवल पे अंबानी है, सेकंड लेवल पे डायरेक्टर्स हैं, थर्ड फोर्थ, ऐसे 15 लेवल्स बना के रखी हैं। जितनी ज्यादा लेवल्स उतने ज्यादा एक्सपेंसेस, तो आपको सोच समझ के लेवल्स बनानी पड़ेगी। एज मच पॉसिबल जितनी हो सके लेवल्स लिमिटेड रखनी होगी। नॉर्मली हर एक कंपनी में 3 लेवल्स होती हैं। कौन सी 3 लेवल होती है? टॉप, मिडिल और बॉटम। ये आपका टॉप, मिडिल और बॉटम का डायग्राम है। अब हर एक लेवल में कौन कौन आता है उसकी बात करते हैं। प्लीज सब साथ में रहना। जैसे मैंने कहा, हर एक बड़ी कंपनी में लेवल्स अलग अलग होती हैं। टॉप लेवल पे वो लोग आते हैं जो लोग सारे के सारे लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब लोग कहां पे होते हैं? टॉप पे होते हैं। मतलब अगर मैं रिलायंस का एग्जांपल दूं, कि रिलायंस का एग्जांपल हम लोग लें, अंबानी हो गया और उसके सारे डायरेक्टर्स होंगे, वो कहां होंगे? टॉप लेवल पे होंगे। अब रिलायंस के अंदर क्या है? एक जियो के ब्रांच है, यहाँ चलो एरिया वाइज डिवाइड कर लेते हैं। उनका गुजरात में काफी सारे है ना फैक्ट्रीज हैं, महाराष्ट्र में उनके फैक्ट्रीज हैं, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, अलग अलग जगह पे उनके हैं। तो उसने गुजरात को हैंडल करने के लिए मिस्टर ए को रखा है, महाराष्ट्र को हैंडल करने के लिए मिस्टर बी को, यूपी को हैंडल करने के लिए मिस्टर सी को। समझ में आ रहा है डायग्राम? हर एक ब्रांच को हैंडल करने के लिए उसने एक और पर्सन रखा है। तो अंबानी खुद कौन से लेवल पे है? टॉप लेवल पे। लेकिन ये ब्रांच का मैनेजर वो कहां होगा? मिडिल लेवल पे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारी कंपनी है टाटा। तो टाटा का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक कैश डिपार्टमेंट है। तो टाटा खुद कहां पे है? टॉप पे। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, वो पूरे डिपार्टमेंट के मैनेजर वो कहां आते हैं? मिडिल पे। तो टॉप लेवल सबको समझ आया? यस और नो? टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर। मिडिल पे कौन है? डिपार्टमेंट के हेड्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को या ब्रांचेस को संभाल रहे हैं। आगे बॉटम लेवल पे कौन कौन आएगा? बॉटम लेवल पे जो लोग वर्कर से काम करवाते हैं, सुपरवाइजर, जैसे आप सबको पता है, जो वर्कर्स के ऊपर नजर रखते हैं। जॉबर और फोरमैन मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं, इसको पेंडिंग रख रहा हूं, अगले लेक्चर में अच्छे से सिखाऊंगा। अभी आपको बस ये चीज याद रखनी है कि हर एक कंपनी में मिनिमम कितनी लेवल्स होती हैं? 3 लेवल होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। अब ध्यान से सुनना, अगर जैसे बोर्ड में एक बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको क्या लगता है इसका डायग्राम का शेप इन्होंने ट्रायंगल क्यों दिया है? इन्होंने डायग्राम का शेप ट्रायंगल क्यों दिया है? गैस कर सकता है कोई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको आंसर आ जाएगा समझ में कि ये ट्रायंगल क्यों है। मेंबर्स बॉटम लेवल पे ज्यादा होते जाएंगे। वेरी गुड कशिश। टॉप पे कम जने होंगे, टॉप पे ज्यादा से ज्यादा अंबानी और उसके डायरेक्टर्स होंगे, 4-5 जने होंगे। मिडिल लेवल पे 10 से 15 होंगे और यहाँ पे 100 से ज्यादा वर्कर्स होंगे। जैसे जैसे लेवल नीचे आती जाएगी वैसे वैसे लोग बढ़ते जाएंगे, इसके लिए ट्रायंगल शेप है। तो कभी 1 मार्क्स में पूछे ट्रायंगल शेप में है तो आप क्या लिखोगे? एज लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, लास्ट पॉइंट। यहां पे हमारा जो था इको और ओसी के जो है वो डेमो कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैंने 3 लेक्चर ओसी के डेमो दिए चैप्टर 1 के। अब नेक्स्ट मंडे मैं सिर्फ उनको ही पढ़ाऊंगा जिनका 100% क्या है? कंफर्म है। सर 100% कंफर्म कैसे करें? ये जो फॉर्म है, मतलब ये बारकोड है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्कैन करोगे गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म को फिल कर दो। नहीं तो गूगल फॉर्म मेरे से डायरेक्ट ले लेना, नहीं तो इसको स्कैन करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? गूगल फॉर्म मिल जाएगा। ये गूगल फॉर्म प्लीज फिल कर देना, ठीक है? फिर उनको ही मैं क्या करूंगा? मंडे अलाउ करूंगा।